बच्चों, आज मैं कक्षा 9वीं के अर्थशास्त्र विषय के अध्याय 2 का श्री गणेश प्रारंभ करूंगा, जिसमें अध्याय का नाम है संसाधन के रूप में लोग, पीपल एज ए रिसोर्सेस। इसके पहले कि हमने प्रथम अध्याय पालमपुर गांव की कहानी में आपको पुनः एक बार संक्षेप में बता दूं कि उसमें बताया कि पालमपुर गांव के लोगों की भूमि कैसी है, भूमि की स्थायित्व, भूमि का वितरण, भूमि की उत्पादकता, भूमि की धारणीयता, पालमपुर गांव में श्रम की क्या स्थिति है और पालमपुर की पूंजी की क्या स्थिति है, जो उत्पादन का तीसरा कारक था। तो इस तरह से पहला चैप्टर आपका उत्पादन के जो 4 कारक हैं, साधन हैं, श्रम, भूमि, श्रम, पूंजी, इन 3 प्रथम कारकों को मैंने पालमपुर के संदर्भ में आपको पढ़ाया और अंत में जो अभ्यास प्रश्न दिए हैं और असाइनमेंट दिए हैं, आप एक एक को आराम से बैठ करके धीरे धीरे करिए और कहीं भी जो समझ में ना आवे उसको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर दे दीजिए, मैं स्पष्ट कर दूंगा आपके सभी शंकाओं को। आई शैल क्लियर योर डाउट्स। आई होप दैट द स्टूडेंट्स of class 9th will be able to complete the assignment and exercises given in the first chapter. Now I am going to start my second chapter, people as a resources, संसाधन के रूप में लोग। तो 3 का आपने श्रम, भूमि, श्रम, पूंजी, ये 3 आपने पढ़ा। अब एक चौथा साधन था उत्पादन का साधन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, जो 4th था वो उसकी चर्चा हमने मानव पूंजी के रूप में की थी कि जो उद्यम है, इंटरप्राइज है, वो मानव पूंजी है। उसी चौथे कारक के रूप में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे संसाधन के रूप में लोग, मानव पूंजी के रूप में लोग। देखो, हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है कि एषाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। हमारे यहाँ कहा गया एषाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। जिस व्यक्ति के पास एषाम न विद्या हो, ईशाम न विद्या न तपो, तप शरीर को श्रम कराने की शक्ति, विषम परिस्थितियों को झेलने की शक्ति। जैसे गर्मी पड़ रही है तो आप, अरे यार गर्मी पड़ रही है क्यों बाहर निकलूं, सर्दी पड़ रही है मैं क्यों, तमाम ऐसे देखा होगा लोग बहाने बनाते हैं। जब शरीर में तप भाव होना चाहिए। तो ईशाम न विद्या न तपो न ज्ञानम, ज्ञान का भाव नहीं है, न दानम, दान का भाव नहीं है। दान का भाव कि आप दूसरे की, परमात्मा आपको इस रूप में प्रार्थना करके बनाएं, प्रार्थना करिए कि हमें बनाएं जिससे हम दूसरे की मदद करें। तो दूसरे, दानम का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर का रुपया पैसा ले आ करके पूरा दे दीजिए। इसका मतलब है कि आप लोगों की मदद करने का भाव, अगर आपकी सामर्थ्य शक्ति है तो ये रखें। न शीलम, शील नहीं है, तो न दानम न शीलम न गुणो, न उनमें कोई गुण है, न धर्म, न धर्म का आचरण है। धर्म का आचरण मतलब जो हमारे मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, उनको अपने जीवन में नहीं उतारता है। जैसे परोपकार है, सच्चाई है, ईमानदारी है, सत्य है, इस पर नहीं चलता है। तो गुणों न धर्म ते मर्त्यलोके भूमि भारभूता, वो इस मर्त्यलोक में भूमि पर भार के समान है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, है तो मनुष्य का रूप उनका, लेकिन मृगा की तरह केवल वो इधर उधर भ्रमण करके चल रहे हैं। तो दे आर ग्रेजिंग लाइक डियर्स। तो ते मर्त्यलोके भूमि भार भूता, वह पृथ्वी पर भार के समान है। तो मुख्यतया जिसमें ज्ञान नहीं है,
विद्या कोई कौशल नहीं है, न शीलता है, न कोई गुण है, क्वालिटी है। यहाँ गुण का तात्पर्य है क्वालिटी, जैसे कोई नॉलेज, स्किल, कौशल। तो ये सब चीज़ें नहीं हैं अगर, तो आप मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। और अगर ये सारी चीज़ें आप में हैं तो आप भूमि भार नहीं हैं, बल्कि आप एक संपत्ति हैं। आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। जनसंख्या की, देखिए, अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति। अब यहाँ दो बातें निकल करके आती हैं, एक शब्द है दायित्व और दूसरा शब्द है परिसंपत्ति। अंग्रेजी में दायित्व को कहते हैं लाइबिलिटी और परिसंपत्ति को कहते हैं एसेट्स। यानी कहने का तात्पर्य कि जो लोग हैं, जन की संख्या है, उसको एसेट्स के रूप में और लाइबिलिटी के रूप में, परिसंपत्ति के रूप में अथवा दायित्व के रूप में बतलाने का प्रयास है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। आपने देखा होगा कि कभी कभी घरों में, समाज में लोग कहते हैं उनका लड़का बड़ा लायक है, अमुक का लड़का बड़ा नालायक है। यह लायक और नालायक शब्द भी आप दायित्व और परिसंपत्ति में ले सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आपसे अगर पूछा जाए कि आप दायित्व बनना चाहते हैं या परिसंपत्ति बनना चाहते हैं, डू यू वांट टू बिकम एन एसेट टू योर फैमिली एंड टू योर कंट्री और a liability to your country or to a family? Of course you will choose the assets, that I want to become an asset to my family and to society and to country. तो अब ये एसेट्स परिसंपत्ति कब बनेंगे? जब अच्छी शिक्षा, अच्छा प्रशिक्षण और आपका अच्छा स्वास्थ्य हो। तो जनसंख्या को अगर अच्छी शिक्षा दी जाएगी, उसको अच्छा प्रशिक्षण, एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग, यानी किसी विशेष उत्पादन करने की प्रक्रिया की तकनीकी ज्ञान, तो वो कौशल, स्किल कहलाता है। इसीलिए बनाया हुआ है उद्यमिता विकास के लिए मंत्रालय बनाया गया है, उद्यमिता विकास मंत्रालय, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट। तो आप जो है वो अपने हुनर को जब बढ़ाते हैं, अपने तकनीकी ज्ञान को बढ़ाते हैं, तो आप एसेट्स हो जाते हैं। इसीलिए जब ऐसा बन के तैयार हो जाते हैं तो आप मानव पूंजी कहलाते हैं। तो बाकी आपने 3 साधन देखा, वो 3 साधन तब तक उत्पादन की प्रक्रियाओं में भूमि है, श्रम है, पूंजी है, तब तक अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो सकते जब तक मानव संसाधन यानी मानव की एक पूंजी के रूप में उनकी सहायता न करे, उनका संयोजन न करे। आइए परिचय के रूप में इसमें पढ़िए। इसमें दिया है संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का तरीका है। यानी लोग कितने कुशल हैं और उनकी उत्पादन करने की क्षमता कैसी है, उसके संदर्भ में है। उत्पादन पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कुल खेती से, उद्योगों से और सेवा के क्षेत्रों से। इसकी चर्चा हम अगले कक्षाओं में या बाद में हम आपको बताएंगे। यहाँ मोटे तौर पर सकल घरेलू उत्पाद का मतलब जो देश का कुल उत्पादन होता है वस्तुओं और सेवाओं का, उसके उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधन की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन।
यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है। तो स्पष्ट हो गया कि किसी देश का विकास उसके सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि निर्भर करती है उस देश की जनसंख्या कितने शिक्षित, कितनी प्रशिक्षित, हुनरदार, कौशलदार, ज्ञान युक्त है और कितनी स्वस्थ है। तो कितनी स्वस्थ है, कितनी शिक्षित है और कितना प्रशिक्षित है, हुनरमंद है, जब ये तीनों का सम्मिश्रण मनुष्य के साथ हो जाएगा तो भूमि भार भूता भार के रूप में नहीं होंगे, वह नालायकी के रूप में नहीं होंगे, वह लायक एक फोर्स बन जाएंगे हमारी उत्पादन प्रक्रिया में। इसी प्रक्रिया को मानव पूंजी कहते हैं। तो मानव पूंजी के निर्माण में, मानव को संसाधन बनाने के निर्माण में 3 चीज़ें याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। उस देश की शिक्षा व्यवस्था, उस देश की प्रशिक्षित करने की व्यवस्था। ट्रेनिंग देखिए, इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए लोग कहते हैं वैश्विक स्तर की पढ़ाई नहीं हो पाती तो लोग विदेश जा रहे हैं पढ़ने। भारत में कुछ वर्षों से हाल में ही देखा होगा, लोग कहते हैं भाई इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं ताकि हम और हुनरमंद होकर अधिक से अधिक पैसा कमाएंगे। तो इस तरह से प्रशिक्षण, टेक्निकल नॉलेज किस तरह से वो देश दे रहा है अपने जनसंख्या को, इस पर निर्भर करता है। और तीसरा है स्वास्थ्य, कि वह देश, अमुक देश अपने देश की जनसंख्या के स्वास्थ्य पर प्रारंभ से लेकर के कैसे वह व्यवस्था करता है। इसीलिए आपने देखा बच्चा पैदा होता है तो तमाम सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिए जाते हैं, आपकी तमाम टीकाकरण निःशुल्क किए जाते हैं बच्चों को उनके स्वास्थ्य को सही रखने के लिए। आपने देखा कि मिड डे मील और बहुत सारे स्कूलों में भोजन की व्यवस्था दी जाती है ताकि उनको पोषण के शिकार न हो, माल न्यूट्रिशन के शिकार न हो। 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दी गई है। सरकार शिक्षा पर एक बहुत बड़ा व्यय कर रही है राशि बजट का, ताकि लोग शिक्षित हो सकें। तो और जितने ज़्यादा शिक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तो वो बढ़िया से बढ़िया प्रशिक्षण लेकर के देश के उत्पादन में वृद्धि करेंगे। तो एक तो ऊपर लिखा हुआ है कि जब जनसंख्या को हम ये व्यवस्था सरकार को करनी है, देखते हैं तब बड़ी जनसंख्या हमें भार के रूप में दिखेगी, अरे यार बहुत जनसंख्या, सरकार कहाँ कहाँ तक करेगी। लेकिन जब हम अगर दूसरे एंगल से देखें कि अगर यही जनसंख्या शिक्षित, प्रशिक्षित और स्वस्थ होकर के, ज्ञान युक्त होकर के अगर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जाए, अपनी पूरी संसाधन के रूप में क्षमता अपनी उत्पादन में कर दे, तो ये बहुत बड़ा उस देश को के लिए वरदान हो जाएगा और देश तरक्की कर जाएगा, सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। उदाहरण के लिए कई बार लोग चाइना का उदाहरण देते हैं कि चाइना में इतनी जनसंख्या है, इसीलिए चाइना जो है अपनी जनसंख्या को शिक्षित, प्रशिक्षित करके इतने ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट चारों तरफ तैयार करता है, अनुसंधान करा करके नई नई चीज़ें खोज करके सस्ते दरों पर वहाँ श्रम उपलब्ध हो जाता है, जिससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सस्ते दरों पर इतना पैदा होता है कि पूरी दुनिया में उसका कब्जा हो गया है, क्योंकि वहाँ पर संसाधन के रूप में लोगों की श्रम की, उनके ज्ञान की, उनकी क्षमता की सेवाएं ली गई, जिससे उत्पादन उस देश का बढ़ा। तो इसका भी दिया जाता है उदाहरण चीन का कि संसाधन के रूप में चीन ने ज़्यादा जनसंख्या के कारण विकास किया। तो इस तरह से आपने देखा इस चैप्टर में। अब यहाँ इन बच्चों की दोनों की डिस्कशन करिए। इसमें डिस्कशन में वो कहता है कि पूछती है बच्ची कि ये क्या भूमि और श्रम की तरह है मानव संसाधन? वो कहता है उससे भी अधिक है। फिर वो पूछती है क्या रुपया, डॉलर, पैसे से के समान है? वो कहता है ये उससे ज़्यादा है। यानी आपकी भौतिक पूंजी और आपके रुपए, पैसे, डॉलर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी मानव पूंजी किसी देश के विकास में। इसको आप पढ़ करके अब ये देखिए कि मानव पूंजी क्या है। इसमें 4 चित्र दिया हुआ है, एक डॉक्टर का, एक टीचर का, जिसमें एक डॉक्टर चिकित्सा कर रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, इंजीनियर काम कर रहा है कंपनी में, फैक्ट्री में, और चौथा एक दर्जी है। इन चारों व्यवसायिक
वर्गों की को देखिए, यही देश के मानव पूंजी हैं। इस तरह से, इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि मानव पूंजी देश के कौन कौन लोग हैं। और फिर इन चर्चा करिए चित्र 2.1 की, और इसमें फिर आप समझेंगे कि मानव पूंजी क्या होती है, संसाधन के रूप में मानव का क्या महत्व है। इसको पढ़ते हुए अब आइए आपको असाइनमेंट एक दे रहा हूँ, लिखने का नहीं, बस शकल की कहानी। एक गांव में शकल नाम का लड़का है, उसकी कहानी दी गई है, और एक विलास नाम का लड़का है, इसकी कहानी दी गई है। इसको दोनों को पढ़िए, आप देखेंगे कि शकल कैसे मानव पूंजी के रूप में अपने घर, परिवार और देश के लिए सहायक सिद्ध हुआ। वह मानव पूंजी कैसे बन गया, उसके लिए क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या बातें उसके परिवार द्वारा प्रदान की गई, जिससे वह मानव पूंजी बन गया। और उसी का दोस्त जो यहाँ पर है विलास, तो शकल की कहानी पढ़िए, कैसे वह जो है एक इंजीनियर बन करके अपने परिवार के लिए और देश के लिए उत्पादक बन गया, ज़्यादा अर्जित करके अपनी स्तर को ऊंचा कर लिया। और उसी का दोस्त जो विलास है, जिसकी माँ मछली बेचती है, वह भी आज भी मछली बेच रहा है, और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वह एक बहुत अच्छी पूंजी, मानव पूंजी नहीं बन सका, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो पाई। इन दोनों को पढ़ करके इन दोनों के क्रियाकलाप को पूरा करिए, आप देखिए, समझिए, और जो न समझ में आए इससे पूछिए, इसके संदर्भ में मुझसे पूछिए मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे। अब आज के लिए इतना ही। ये विलास, शकल और विलास की कहानी को अवश्य पढ़िए, तब आप समझ पाएंगे कि मानव पूंजी में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण का कितना महत्व है, और सरकार को इसकी व्यवस्था कितनी गंभीरता से करनी चाहिए, यदि वह अपने देश के लोगों को मानव के संसाधन अर्थात मानव की पूंजी के रूप में बनाना चाहती है।